नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मिशन मालवा निर्माण खोलेगा सत्ता के किवाड़। किवाड़ अगर नई पीढ़ी को थोड़ा कम समझ में आता हो तो डोर, दरवाज़ा, गेट। बात यहाँ पर हो रही है, आपके दिमाग में सस्पेंस होगा। अभी कांग्रेस की जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें मिशन मालवा निर्माण ऐसा लगता है कि वो भारी है। बीजेपी में ये बात हमेशा ही कही जाती है कि मालवा निर्माण का पलड़ा भारी है। तो आखिर क्या खास है मिशन मालवा निर्माण, या मालवा निर्माण क्यों मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा डोमिनेटिंग एक दबंग कैरेक्टर के साथ सामने आता है? महत्वपूर्ण सवाल है ये और आज इसी पर हमारी डिबेट है। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और फिर डिबेट। एक समय था जब मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन दौर बदल चुका है। अब राजनीति की धुरी मालवा निर्माण है। बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ कई सालों में बेहद मजबूत बनाई है। 2023 के विधानसभा चुनाव ने इसे पूरी तरह साबित भी किया। मालवा निर्माण की 66 में से 42 सीटें बीजेपी की झोली में गईं। लंबे वक्त से मालवा क्षेत्र में आरएसएस की पकड़ मजबूत रही है। संगठन से लेकर चुनाव प्रबंधन तक बीजेपी ने इस इलाके को अपना किला बनाए रखा है। इसी के चलते राज्य की सत्ता भी वहीं से निकल कर आई। बीजेपी ने मालवा के डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश और पुख्ता कर दिया। अब कांग्रेस भी इस इलाके पर अपना दांव खेल रही है। पार्टी की संगठनात्मक जमावट ऐसी है जो सीधे मालवा निर्माण की ओर संकेत करती है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष, रीना बोरासी अध्यक्ष प्रदेश महिला कांग्रेस, विक्रांत भूरिया अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस। टीम पटवारी में भी मालवा निर्माण के 20 से ज्यादा नेता हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब उसकी पूरी ताकत मालवा निर्माण पर फोकस है, जहां से पिछले दिनों में उसे करारी हार मिली थी। कांग्रेस का मानना है कि जहां हम सालों से कमजोर हैं, वहीं से चेहरों को सामने लाकर 2028 में वापसी की जमीन तैयार होगी। उधर बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को विवशता बता रही है। जीतू पटवारी जी जो कि इंदौर से आते हैं और धार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी की नियुक्ति हुई, और अभी हाल में जो नियुक्ति हुई रीना बोरासी की, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कायावत चल रही है और मजबूती से लोग निकल कर आए। जो कमजोर क्षेत्र है वहां से हम जब निकल कर ज्यादा नेतृत्व निकल कर आएगा, ज्यादा लोग मोबिलाइज होंगे, निश्चित रूप से 2028-29 के जो चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी। देखिए, मालवा निर्माण पर फोकस नहीं है, बल्कि कांग्रेस की जीतू पटवारी जी की मजबूरी है। ये जो भोपाल और ग्वालियर चंबल संभाग में, यहाँ दिग्विजय सिंह किसी की नियुक्ति नहीं होने देना चाहते, क्योंकि यहाँ दिग्विजय सिंह अपने बेटे और अपने लिए बड़ी लीडरशिप रखना चाहते। छिंदवाड़ा और जबलपुर संभाग में कमलनाथ किसी को लीडरशिप नहीं देना चाहते, इसलिए वहां कमलनाथ करना चाहते हैं। और इसी का परिणाम ये है कि कांग्रेस मजबूरी में ये सारे लीडरशिप नियुक्तियां जारी कर रही। बीजेपी के आरोपों के बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी है। मोहन सरकार की कैबिनेट में सीएम सहित 9 मंत्री मालवा निर्माण से आते हैं। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में भी 8 चेहरे मालवा निर्माण से हैं। एससी मोर्चे से लेकर किसान मोर्चे तक कई प्रमुख पदों पर मालवा निर्माण का वर्चस्व दिखता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निर्माण सिर्फ भूगोल नहीं, सत्ता का पावर जोन बन चुका है। बीजेपी ने इसे सालों पहले पहचान लिया था। अब कांग्रेस इसी पावर सेंटर में ताकत बढ़ाने की जुगत में है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का मिशन मालवा निर्माण 2028 में उसके लिए खोलेगा सत्ता के किवाड़। तो आपने देखा कि दोनों ही पार्टियों में किस तरह से दबदबा है मालवा और निर्माण का। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ये सबसे फर्टाइल है, और कृषि उपज, और अगर बात करें मुद्राओं की यानी धन की, तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर तो है ही, और पूरा मालवा ही आप कह सकते हैं। इंदौर से जो शुरू होकर हम आगे बढ़ते हैं, उज्जैन होते हुए रतलाम, रतलाम से मंदसौर और मंदसौर से नीमच जाते हैं, तो कहीं हमें ऐसा नहीं लगता कि धन, वैभव और समृद्धि की कमी है। हमारे सवाल देखिए, क्या मालवा निर्माण में कांग्रेस की नई जमावट 2028 में सत्ता की चाबी बनेगी?
क्या बीजेपी का गढ़ बन चुके मालवा निमाड़ में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? क्या 66 सीटों के चलते मालवा निमाड़ पर स्पेशल फोकस रखती हैं पार्टियां? ये अहम सवाल हैं हमारे। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं मोहन सिंह राठौर, बीजेपी के सीनियर लीडर और विधायक, उनका बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और वो भी संयोग से मालवा से ही हैं, इंदौर से ही हैं। हर्षवर्धन जी, हम सुनते रहे हमेशा ये कहावत कि मालवा की जो माटी है गहन गंभीर, और क्या आगे की पग पग रोटी डग डग नीर। हाँ, मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। डग डग नीर। नीर से यहाँ आशय पानी से होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं सोच रहा हूँ हमारे दोनों साथी सोच रहे होंगे इस समय कि काश वो भी मालवा निमाड़ से होते तो शायद मोहन जी का दूसरा टर्म होता और जितेंद्र जी भी पहले टर्म के विधायक तो अब तक होते। एक भोपाल में उलझ गए, एक ग्वालियर चंबल में उलझ गए, भोपाल संभाग में उलझ गए, बाड़ी बरेली की तरफ खिसक गए और एक ग्वालियर की तरफ चले गए। तो हर्षवर्धन जी, जरा रोशनी डालिए कि क्यों मालवा निमाड़ हमेशा से बहुत ताकतवर रहा है। प्रकाश चंद सेठी याद आते हैं, सकलेचा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी याद आते हैं, पटवा जी याद आते हैं। अगर देखें श्रृंखला तो बहुत दबदबा भारी है। जी, क्या कहेंगे आप, क्या कारण भी देखते हैं? देखिए, इतिहास से लेके वर्तमान तक, और हम तो मोहन यादव तक आते हैं। हाँ, जो मुख्यमंत्री इस बिल्कुल वक्त हैं, बिल्कुल। मोहन यादव उज्जैन से आते हैं। वो मालवा का एक बड़ा शहर, बड़ा केंद्र। जीतू पटवारी इंदौर से आते हैं, एक दूसरा शहर। रीना बोरासी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बना दी गई। विक्रांत भूरिया जो हैं वो झाबुआ से आते हैं, जो कि मालवा निमाड़ का एक बड़ा आदिवासी केंद्र है। तो मालवा निमाड़ जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबे समय से प्रमुख रहा है। और कांग्रेस को अगर लगता है कि उसको सत्ता रीगेन करनी है तो उसका रास्ता मालवा निमाड़ से होकर गुजरेगा। पहली बात तो ये कि यहाँ सीटों की संख्या ज्यादा है इस पूरे अंचल में मिला के। दूसरी बात, यहाँ पे आदिवासी मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है। भील, भिलाला, बारेला आदिवासी वो कई सीटों पे चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास की बात करें तो मालवा निमाड़ का शरद जी वो रुतबा रहा कांग्रेस में कि दिग्विजय सिंह शासनकाल में 2 उप मुख्यमंत्री मालवा निमाड़ से थे, या निमाड़ से थे कह लीजिए। पहले सुभाष यादव और दूसरी जमुना देवी। ये बिरला ही एक उदाहरण है मध्य प्रदेश की राजनीति में जब एक मुख्यमंत्री के 2 उप मुख्यमंत्री एक ही अंचल से हों। और अभी जगदीश देवड़ा को आप देख लीजिए, वो भी मालवा से आते। तो मालवा हमेशा से उर्वर भूमि रहा है। कारण क्या है हर्षवर्धन जी? मालवा में माल है काफी, इसलिए ये एक जनरलाइज अपन देखें क्या इसलिए? जी देखिए, मालवा के जो मतदाता हैं माला माल है, मालवा हैं जी। और वो जानते हैं कि रोटी को कब पलट देना है और कब रोटी को पका के खा लेना है। तो लेकिन ये बात भी सच है कि गुजरे कुछ दशकों में भाजपा ने जो अपना यहाँ पे मजबूत गढ़ बनाया है, और भाजपा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी काफी मेहनत रही है एक विचारधारा के प्रसार में। तो अब कांग्रेस के लिए मालवा निमाड़ के गढ़ को दोबारा हासिल करना उतना आसान नहीं है, लेकिन सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ के पास है, तो कांग्रेस का मिशन मालवा निमाड़ देख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ये जो आपने एक फैक्टर कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ये आरंभ से उस रीजन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। निमाड़ की तरफ जहाँ आदिवासी बहुल ज़िले हैं, वहाँ मिशनरीज़ के इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं देखते हुए और उसे न्यूट्रलाइज करने के एक फैक्टर के तहत बड़ी संख्या में संघ और उनके प्रकल्प वहाँ पहुँचे। और मालवा में अगर बात करें, इधर राजगढ़ से शुरू हो जाता है जो सिलसिला, तो ये पूरे मालवा तक विस्तारित और फैला हुआ रहता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड अपेक्षाकृत ऐसे क्षेत्र रहे हैं। बघेलखंड काफ़ी इसमें थोड़ा सा पीछे भी रहा है। चलिए एक छोटी टिप्पणी लेता हूं मैं जितेंद्र मिश्रा जी की। जितेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप
मालवा का ये दबदबा, और कई बार मन में तो होती होगी बात कि भैया हम तो भोपाल संभाग में अटक के रह गए। जी शरद जी, निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो, अपनी बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष करता है, लगातार प्रयास करता है। कांग्रेस भी जिस दौर से गुजरी उसमें बहुत बड़ा हाथ मालवा का था। हमने अपने हर क्षेत्रीय स्तर पर अपने मजबूत स्तंभों को स्थापित किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी कहती। चाहे विंध्य देखिए, चाहे महाकौशल देखिए, मध्य भारत देखिए, हमारे वहां पर स्थानीय स्तर पर मजबूत स्तंभ थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुटबाजी का नाम देती। महाकौशल के बाद हम देखें तो मालवा में काम करने की बहुत जरूरत थी। राजनीतिक स्थिति से देखें तो भी बहुत जरूरी था कि मालवा को प्रतिनिधित्व दिया जाए, और इसमें सिर्फ मालवा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इसमें आप ये देखिए कि हमारे भोपाल मध्य भारत में भी हमने सेवा दल को, वो विंग सेवा दल को मध्य भारत को सौंपी है। हमने युवक कांग्रेस महाकौशल को दे दिया। तो एक अगर रीना बोरासी को अभी बनाया है तो निश्चित तौर पर महिलाओं में काम करने की जरूरत है। और जो बात आपने कही उससे भी नहीं नकारा जा सकता है कि मालवा के लोग संपन्न हैं, उनको बहुत ज्यादा संसाधन देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने संसाधनों के आधार पर ही संघर्ष करते हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी की लीडरशिप में हम मध्य भारत में काम कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश के नेता है वो, लेकिन वो मध्य भारत में काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी वहां बैठे, इसलिए जरूर हो गया था कि मालवा में हमें ऐसे आधार तैयार करने पड़ेंगे जो जाकर के वहां पर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करे, और उसी दिशा में पार्टी चल रही है। शरद जी, चलिए, तो मान रहे हैं जितेंद्र जी कि हाँ भैया मालवा में दम तो है, और दम है इसीलिए संसाधन है, और संसाधन है तो पार्टी को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जीतू पटवारी जी हैं, लड़ लेंगे, रीना बोरासी जी हैं, लड़ लेंगी, और इसके पहले भी शायद ये क्रम चलता रहा। मोहन जी, कैसे देखते हैं आप मालवा के इस दबदबे को? आखिर सरकार बनाने में 66 सीटों के साथ एक अहम रोल तो वो प्ले करता ही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि किंग मेकर रीजन है, और वही ये तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन मैजिकल फिगर लेकर आएगा 120-21 का। जी देखिए, अभी 2 वर्ष हो गए डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश की बागडोर संभाले हुए, और इन 2 वर्षों में उन्होंने जितने दौरे किए हैं, मैं तो ये देखता हूं कि जैसे ग्वालियर चंबल संभाग मालवा के हिसाब से थोड़ा सा आपकी भाषा के हिसाब से देखा जाए तो दूर है, लेकिन वे लगातार दूसरे दिन ग्वालियर आते हैं, मुरैना जाते हैं, भिंड जाते हैं। तो यहाँ के भी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको वो एहसास ही नहीं हो पाता कि वो कोई हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री नहीं है। तो वो जिस प्रकार चिंता करते हैं किसानों की, जिस प्रकार चिंता करते हैं कार्यकर्ताओं की, और जितने प्रगाढ़ उन्होंने संबंध बनाए हैं, माननीय शिवराज सिंह जी की भी यही स्थिति थी। तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विचारों पर नहीं पड़ता। वो हमारा नेतृत्व जो है वो सबकी चिंता करता है, सबके साथ, सबके विकास के लिए काम करता है। तो ये अवसर है, लगातार अलग अलग लोगों को मिलता है। इस बार जो अवसर मिला है उससे सभी लोग संतुष्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चिंता का कोई विषय है। जी हर्षवर्धन जी, और भारतीय जनता पार्टी, बोलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मालवा और निमाड़ में जो वर्चस्व कायम किया है, उस वर्चस्व को वहां से लेके पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी न तो चैलेंज बन पाएगी, और ना ही कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस स्थिति में है आज कि वही भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार से चैलेंज कर पाए। हर्षवर्धन जी, मैं भी कुछ अरसे के लिए अर्ली 2000 में एक अखबार में इंदौर में रोजगार की तलाश में पहुंचा, और कुछ अरसा मैंने वहां काम किया। तो मैंने देखा कि मालवा का मानस, जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उनमें एक अलग किस्म का चातुर्य भी है। कई बार मैं भोपाल से पहुँचा हुआ एक भोला भाला सा पत्रकार, और मैं देखता था कि मेरा कब मेरी खिंचाई करके पूरे न्यूज़ रूम में और मुझे हादसे का पात्र बना दिया गया है, मुझे पता नहीं चलता था। ये पूरे आदर से मैं बोल रहा हूँ, मालवा की विशिष्टता है ये, आनंद ढूंढ लेते हैं वो। क्या ये भी एक बड़ा कारण है? आप देखते हैं कि वहाँ मालवा निमाड़ का जो व्यक्ति है, विशेषकर मालवा का, उसके चातुर्य का भी एक अलग स्तर है। वो बहुत चतुराई से कूल होकर योजनाएं बनाता है। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि बुंदेलखंड या मध्य भारत या बघेलखंड पीछे हैं,
लेकिन फिर भी मालवा जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो जिस कहावत से आपने शुरुआत इस शो की कि मालो माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी टक टक नीर। अगर आपका पेट भरा है तो आप योजनाएं बना सकते हैं, आप आनंद के स्रोत ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपका संघर्ष आजीविका के लिए है और रोटी के लिए है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नेताओं की बड़ी जमात मालवा से इसलिए भी है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न है, और पार्टी जब विपक्ष में होती है तो खर्चे के लिए इंतजाम करने होते हैं, नंबर 1। दूसरा, जहां तक मालवा की बात है, तो मालवा और निमाड़ में बेसिक डिफरेंस ये है शरद जी, कि मालवा की जो बोली है वो बहुत मीठी है, बहुत आराम से बोली जाती है। निमाड़ का आदमी मालवा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिएक्शन देता है जल्दी। मालवा का व्यक्ति आराम से सोच समझ के, हालांकि ये एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जनरलाइज हम नहीं कर सकते, लेकिन मोटे तौर पे यही है। तो जो मेन, मैं उमंग सिंघार का जिक्र करना भूल गया, जो आपके पोस्टर में भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो जितने भी सिपह सालार हैं वो सब मालवा और निमाड़ से आ रहे हैं। तो एक ही अपने आप में विषय तो है विवेचना का कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि अब जीतू पटवारी के आने के बाद बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं। जैसे अरुण यादव एक बड़े शतरफ हैं निमाड़ के, अरुण यादव की चर्चाएं इस दौर में कम हो रही हैं, तो अरुण यादव ने अपने आप को क्यों समेट के रखा हुआ है। तो अगर कांग्रेस को मालवा निमाड़ में रीगेन करना है अपनी जमीन को, तो उनको पुराने शतरफों का भी ध्यान रखना होगा, नए नेता भी बनाने होंगे, और कांग्रेस के वर्कर्स को मोबिलाइज करना होगा, जो कि फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जब आंदोलन होते हैं तभी लोग दिखाई देते हैं, नहीं तो जब जनता उम्मीद भी करती है कि कांग्रेस को मैदान में होना चाहिए तो कम दिखाई देता है। इसलिए चुनाव से पहले एक जरूरी है कि इनमें एक मोबिलाइजेशन किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही, और यही एक फ़र्क है, चुनाव के पहले नाराज फूफा और जीजा जी की किसी पार्टी में कमी नहीं होती, लेकिन उन्हें मनाने का जो आइडियल तरीका बीजेपी के पास है कि चुनाव के पहले या सही समय पर, नमस्कार शरद जी, भाई साहब बड़ा मार्गदर्शन मिलता रहा है, भाई साहब आपका परम आदरणीय है, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, स्नेह के आकांक्षी हैं, और आपका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, एक के बाद एक झड़ी लगी रहेगी। मुख्यमंत्री जाएंगे, संगठन महामंत्री जाएगा, फोटो खिंचेगी, और कांग्रेस में तलवारें खिंच जाती हैं। अब बात सही है भाई, जीतू पटवारी जी एक बार चक्कर लगा लें और उनके खंडवा हो आए कॉन्स्टिट्यूंसी में, या फिर कसरावद हो आए, और वहाँ जाकर प्रणाम करते हुए, अरे बड़े भाई साहब हैं, इनका मार्गदर्शन संरक्षण के बिना डिमांड में होगा क्यों। जितेंद्र जी, क्या ऐसा सोच ही रही होगी पार्टी कुछ, क्योंकि आजकल बीजेपी को काफी फॉलो कर रहे हैं आप। जी शरद जी, देखिए अरुण यादव का जहां तक सवाल है, अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़े। अभी पचमढ़ी में भी सर हमने कहा सहयोग नहीं कर रहे हैं, और सहयोग करें, इसलिए मैं आपको जी नहीं, देखिए मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि हर्षवर्धन जी की बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत सारे समीकरण बदल रहे जी। आज आप ये देखिए कि मालवा और निमाड़ में जितना आदिवासी परेशान है इस सरकार में, उतना कभी आदिवासी परेशान नहीं रहा। मोहन जी की इस बात से मैं असहमति व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को अपना समझते हैं, या प्रदेश में भिंड जाते हैं, मुरैना जाते हैं लगातार, तो उनका के लोगों को एहसास ही नहीं होता कि मुख्यमंत्री भिंड के हैं कि उज्जैन के हैं। श्रीमान जी, उज्जैन के अलावा कहीं फोकस दिखाओ तो आप बता दीजिए। लगातार योजनाएं आपकी उज्जैन जा रही, इस बात को सब समझ रहे हैं, लगातार उज्जैन के लिए काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय उज्जैन में शिफ्ट हो चुका है। ये सारी चीजें प्रदेश का जनता समझ रही है, और मेरा ये है कि ये गढ़ नहीं रहा भाजपा का। अभी परिस्थितियां इस तरह की बनी कि जिस तरह की सांप्रदायिक आंधी चलाई गई, जिस तरह के लाडली बहना को पैसा बांटा गया, ये परिस्थितियों में बदलाव लाया। लेकिन प्यारेलाल खंडेलवाल जैसा खाटी आरएसएस का नेता हार के गया इसी मालवा निमाड़ से। तो ये बताना पड़ेगा आपको कि ये किसी का गढ़ नहीं है। ये आदिवासी भाई, अगर इनका शोषण होगा तो ये बदल भी जाते हैं, ऐसा हमने बताया है। अब हर्षवर्धन जी की एक बात और मेरे समझ में आई कि आप सिर्फ आंदोलन में दिखते हैं, डेली बेसिस पे आपका कार्यकर्ता काम नहीं करता। तो मैं आपको बताऊं शरद जी, इस प्रदेश में हमने 65,000 गांधी चौपाल लगा दी, हर पेड़ के नीचे गांधी चौपाल लगा दी, और घर घर चलो अभियान के माध्यम से
एक एक कुंडी खटका दी, जिसमें बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आपका शोषण कर रही है। उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मंत्री चुनाव लड़ा और मंत्री चुनाव हार गया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता की, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उत्साह था, जिसकी वजह से हमने वो परिणाम दे दिया। 1.5 लाख की जीत मोहन जी को बता दीजिए। जी, बुधनी में चलिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुआ करती थी, 13,000 में सिमट गई। जीतू पटवारी जी का नेतृत्व इसमें और जितेंद्र कांग्रेस जी के कार्यकर्ताओं को कोई संदेह नहीं कि आप जो 2 उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन कब तक ये 2 उदाहरण? बिहार का ताजा नतीजा, भले ही आप कहें मध्य प्रदेश नहीं है बिहार, लेकिन ये बताता तो है, नब्ज पर हाथ रखें तो कहानी तो सामने आती है। और फिर ये भी हर बार होता है, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आप मैच को 40 ओवर तक बहुत अच्छा ले जाते हैं, 40 से 42 तक ऐसा लगता है कि आप जीतने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 42वें ओवर से जिस तरह से आपके विकेट जमाए विकेट उखड़ना शुरू होते हैं और बीजेपी के बॉलर तेजी से आउट करते हैं। 1 मिनट जी शरद जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात तब करूंगा। निश्चित तौर पर हम 40 ओवर तक अच्छा खेलते हैं। अमरवाड़ा चुनाव देखा आपने, 21 राउंड में 20 राउंड पे कांग्रेस आगे रही। 21 राउंड पे टेबल पे अगर हमें हरा दिया जाता है तो अब इसका दोष किसको दे? अब आप भी समझदार है, आपके पास भी लंबा अनुभव है कि जब 199 बैलेट पर कांग्रेस लीड ये करती बात है हम कहते और रहे कि ईवीएम में कांग्रेस हार जाती है। अब अभी क्या अभी बताएं आप? अब आप उन 276 बुद्धिजीवियों पर भी सवाल उठाएंगे ही जिन्होंने राहुल जी के रवैये को लेकर अपना अभिमत व्यक्त किया है। एक लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का हक है, और ये बात समझना थोड़ा सा कठिन या अच्छा खासा कठिन है कि 140 करोड़ की आबादी और विराट लोकतांत्रिक परंपराएं, जिन पर जब भी प्रहार हुआ, चाहे 1975 की बात कर लीजिए या उसके बाद आप देख लीजिए, और जिस समय पूरी दुनिया में जेन जी इस समय एक रिवोल्यूशन का प्रतीक है, ऐसे में क्या ये बात कहना कितना गले उतरता है? और क्या भविष्य की तरफ कोई झांकता नहीं है? और क्या कोई चीज़ भारत जैसे खुले देश में छिपाई जा सकती है हमेशा हमेशा के लिए? 1947 से लेकर आज तक कौन सा राज है जो छिपा है? मोहन जी, आप जवाब दीजिए। कुछ बातें कही आपके मित्र जितेंद्र मिश्रा जी ने। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि आप अगर विकास की बात करें तो आप आइए तो सही, ग्वालियर में आइए, ग्वालियर चंबल में आइए। ग्वालियर चंबल का वो जो बीहड़, जिसको सदैव ये माना जाता था कि कभी डकैतों का संरक्षण स्थल हुआ करता था, आज वहां नई नई योजनाएं, नए नए विकास के आयाम लिखे जा रहे हैं। इस चंबल नदी को, वहां के पानी का कितना उपयोग सारे शहरों में हो सकता है, उस पर योजनाएं बन रही हैं। ग्वालियर में आप आके देखेंगे तो 600-650 करोड़ रुपए का करोड़ का हमारा स्टेडियम, वो क्या नाम, तैयार हो रहा है आपका रेलवे स्टेशन। 700 करोड़ रुपए से एयरपोर्ट बना है। विकास का अपने आप में चरम है। इंडस्ट्रियल इनक्लेव के माध्यम से पूरा क्षेत्र फिर से एक नई विकास की राह पे चल रहा है। थोड़ा चुनाव प्रबंधन पर भी रोशनी डाल दीजिए। आपका चुनाव मैनेजमेंट भी जबरदस्त है। जितेंद्र मिश्रा जी उस पर दूसरे अभियोग लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव को एक बहुत अलग लेवल पे ले जाके लड़ती है। जी शरद जी, कांग्रेस चुनाव के प्रबंधन में तो अभी जैसे बार बार जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे, इनकी मजबूरी हो सकती है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये हुआ, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में वो हुआ। जीतू पटवारी जी खुद का चुनाव हार गए। ये तो कांग्रेस पार्टी है कि हरे हुए व्यक्ति को इतना बड़ा बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। तो मोहन जी, चुनाव बहुत बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों। देखिए, वो ठीक बात है, वो ठीक बात है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी इस वक्त, तो उस वक्त उनका नेतृत्व कितना प्रभावी रहा, ये उस पर बात कर रहा था मैं। तो आप निश्चित मानिए, कांग्रेस में और भाजपा का फर्क यह है कि भाजपा का चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता लड़ता है। नेता मार्गदर्शन देते हैं, नेता दिशा देते हैं, नेता एक विचार देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसमें सदैव सफल रहती है। बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन जी, कम समय, मेरे पास एक क्लोजिंग कमेंट आपका जय मालवा के साथ। जी, मैं एक और फैक्टर की ओर बहस को मोड़ के खत्म कर रहा हूं बात, कि जब अगला विधानसभा चुनाव होगा तब मालवा निमाड़ की तरफ नजरिया ये भी होगा कि मोहन यादव, जो कि मालवा निमाड़ के ही हैं, उसमें भाजपा को कितनी सीटें आती है। और मुझे लगता है ये कहीं न कहीं भाजपा की साख का सवाल भी बन जाएगा। यही वजह है
कि कांग्रेस के लिए मालवा निमाड़ की चुनौती अगले चुनाव में और बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो जब भी आंकड़े देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि 66 सीट्स के साथ मालवा निमाड़ का ये रीजन बहुत ही वाइटल रोल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जीत और हार में। और ये एक बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश के गठन से लेकर 2025 तक एक बार फिर मालवा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, और एक बार फिर मालवा से प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हैं जीतू पटवारी, और संयोग से नेता प्रतिपक्ष निमाड़ से हैं। और मंत्रियों की बात करें तो दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का जिक्र कभी हम भूल नहीं सकते हैं। तो मालवा निमाड़ का ये दबदबा उसके चातुर्य का भी है, उसकी सीटों की संख्या का भी है, और उसके एक कंजेनाइटल अप्रोच का भी है जो राजनीति में बहुत मायने रखता है। वहाँ का व्यक्ति, वहाँ का राजनेता अतीत में गुम हो जाने के बाद फिर वर्तमान और भविष्य में अपनी प्रभावशाली तस्वीर के साथ उभरने का दम रखता है। जाहिर है, आप देखिए और समझिए कि आखिर ऐसा क्या खास है मालवा निमाड़ में जो ये अपना दबदबा बना कर रखता है। और कंपटीशन में बाकी रीजन भी रहे मध्य प्रदेश के, ऐसा नहीं है कि वो मालवा निमाड़ नहीं हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।